हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सो लास्ट क्लास तक अपन पढ़े थे क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कवर कर लिया था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दूसरा हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था क्या, पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या था, तो हमने देखा था कि क्या कि किस तरह से जो किसी भी जब पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या टॉप टू बॉटम हम मूव कर रहे हैं, तो किस तरह से वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज में या फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उस चेंजेस का एक सर्टेन अपन ट्रेंड देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं, उसे को हमने क्या बोला था, पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो हमने एक पीरियोडिसिटी पढ़ लिया है किसमें, एटॉमिक रेडियस में, कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो आपने बताइए भी, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? तो आप बोलोगे कि सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम। और टॉप टू अगर बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां तक अपन लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे और इसमें सर्टेन एक्सेप्शन भी पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लेट सपोज हमने कंसीडर किया है क्या, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हमने कंसीडर किया बच्चा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे इसमें 1 तो प्रोटॉन होता है, 1 ही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, 0 इसमें क्या होता है बच्चा, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रोटॉन होगा तो बोलो कहां पे होगा, तो आप बोलोगे कि सर प्रोटॉन तो होता है न्यूक्लियस में। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा हम ये भी जानते हैं क्या कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। हम ये जानते हैं पॉइंट कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारे पास प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है बच्चा, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करें, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करके रखेंगे। अब कभी भी किसी भी अट्रैक्शन को अगर ब्रेक करना है तो हमेशा वहां पे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। जैसे कि मान लो ये हमारे पास ये जो पेन है ये किसी सॉलिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स को हम मुझे एक दूसरे से अलग अलग करना है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ना पड़ेगा। अब खुद से सोचो ना, इसको ब्रेक करने के लिए, ऑल्दो मैं तोड़ूंगा ना इसको क्योंकि काफी एक्सपेंसिव है, बट फिर भी अगर इसको ब्रेक करना है तो कुछ मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पे हमारे पास जो हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें क्या रहेगा, एक तो प्रोटॉन रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस अट्रैक्शन को अगर ब्रेक करना है, अगर इस अट्रैक्शन को मेरे को ब्रेक करना है तो कुछ सर्टेन एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को यहां पे क्या बोल रहे हैं बच्चा, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी एनर्जी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जीज को प्रोवाइड करूंगा तो अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, और जैसे अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। जैसे इसको अगर ब्रेक किया तो ये वाला पार्ट फ्री अलग हो जाएगा, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब फ्री होने का क्या मतलब है, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम था, हमारे पास बच्चा पहले क्या था, हाइड्रोजन का एक एटम था। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। अगर हाइड्रोजन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया तो H पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, एक आयन का फॉर्मेशन हो गया है। तो हमारे पास एक एटम से आपने बना दिया आयन, एक एटम से क्या बना दिया हमने, आयन बना दिया है। यानी कि आयन का फॉर्मेशन अपन कर रहे हैं, और आयन के फॉर्मेशन के लिए कुछ एनर्जी आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है इस सिस्टम को, इसीलिए इस एनर्जी को क्या बोला है हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोला हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो ये तो कॉन्सेप्ट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट अब इसमें बात करते हैं क्या, पीरियोडिसिटी की, कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, आप कहां से कहां जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी, समझते हैं। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन ट्रेंड, पीरियोडिसिटी की यहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे बच्चा हमने ले लिया जैसे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं।
बताइए यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, लगातार इधर से इधर जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे अपन, साइज क्या होता है बोलो अभी, कि सर जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो सर साइज क्या होगा, कम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइज इधर से इधर जा रहे हो तो लगातार क्या हो रहा है, कम। ठीक है, साइज तो हो रहा है कम। दूसरी बात, यहां पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे इसमें कितने प्रोटॉन है 5, इसमें कितने हैं 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब कंसीडर कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन इस जेड इफेक्ट से, आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन जेड इफेक्ट से, कि लगातार साइज हो रहा है कम। साइज अगर कम होगा और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, ये हमारे पास 5 प्रोटॉन है, वहां से कुछ अट्रैक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन का, यहां पे हमारे पास 9 प्रोटॉन है और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन रहेगा। तो ज्यादा जेड इफेक्ट किस में लग रहा है बच्चा, इसमें लग रहा है। यानी कि जेड इफेक्ट ज्यादा का मतलब क्या, कि इसमें इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसमें भी हमारे पास बोरोन में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी है, बट इसमें अट्रैक्शन क्या है, कम है। ठीक है, और उस अट्रैक्शन को अपन पढ़ भी चुके लास्ट क्लास में, क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट की फॉर्म में। यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियर का जो इफेक्टिवली चार्ज फील होगा वो क्या होगा, ज्यादा। अगर ये, और आप ये लास्ट स्लाइड में अपन ने पढ़ा ना कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव किए, ठीक है, तो वहां से हुआ क्या, साइज कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार क्या होगी बच्चा, बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया ये। अब इसमें भी यहीं पे एक्सेप्शन देख लेते क्या, कि ट्रेंड होना चाहिए था ये, कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो तो जेड इफेक्ट भी बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। बट हम यहां पे क्या देखते हैं, यानी कि क्या, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम देखें, नाइट्रोजन और अगर ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। सॉरी क्या बोल रहे हैं अपन, कि ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, जो कि अभी अभी अपन ने सीखा है। बट यहां पे थोड़ा सा एक चेंज होता है। होता क्या है एक्चुअली में बच्चा, कि बाकी ट्रेंड तो सेम रहा, यानी कि बोरोन से ज्यादा होगी कार्बन की और सबसे ज्यादा होगी इन सब में फ्लोरीन की। बट यहां पे एक चेंज रहेगा क्या, कि नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये ट्रेंड क्या हो गया, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का इनकरेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट है। तो पहले तो अपन ने एक रेगुलर पॉइंट देखा कि किस तरह से जनरली अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है, तो आप बोलोगे कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, पहला पॉइंट। अगर बढ़ती है तो ये होना चाहिए था ट्रेंड, बट यहां पे भी इसमें एक एक्सेप्शन देखा अपन ने, क्या, कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है। तो इसका रीजन क्या है, यहां पे समझते हैं इसको कुछ इस तरह से। हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चा, 7। अच्छा 7 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कुछ इस तरह से। एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, 1s2 2s2 कितने हो गए 4, तो कितने रहेंगे 4। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर नाइट्रोजन से हमें इलेक्ट्रॉन हटाना है, अगर नाइट्रोजन से हमें इलेक्ट्रॉन हटाना है तो n पे जाएगा +1। अगर ऑक्सीजन से हमें इलेक्ट्रॉन हटाना है तो ऑक्सीजन जाएगा +1। ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो यहां पे भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और यहां पे भी कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें सिर्फ इतना सा बताना है कि नाइट्रोजन के लिए ज्यादा क्यों हो गई ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है यहाँ पे बच्चा, ये कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अपन। यहाँ पे इसका रीजन हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन,
कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आप हटा रहे हो तो कहाँ पे है 2p3 में, और जब ऑक्सीजन में आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो वो कहाँ पे बच्चा 2p4 में। अच्छा, p की कैपेसिटी कितनी की होती है बोलो? जो p ऑर्बिटल है उसकी कैपेसिटी कितनी की होती है? तो आप बोलोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन की। अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो p3 को क्या बोलेंगे अपन? हाफ फिल्ड। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। और हमें ये पता है कि अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। अगर हमारे पास जो किसी भी एटम का ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब यानी कि यहाँ पे तो p3 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? p4। तो इसमें से बोलो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ये तो हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है तो ये नहीं चाहता अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ना। कोई भी स्पीशीज जनरली अपन केमिस्ट्री में क्या देख रहे हैं कि पहले से स्टेबल है तो वो अपनी अनस्टेबल फॉर्म में नहीं जाना चाहेगी। ठीक है, तो यहां पे ये तो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है इससे, तो ये तो नहीं चाहता कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, बट ये तो चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? आसानी से लूज कर दे, ताकि इसको क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए? p3। और यही एक रीजन है बच्चा क्या, कि ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपने आप में क्या है? ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान ले कोई पर्सन है, वो चेयर पे बैठा हुआ है, वो कंफर्टेबल सिचुएशन में है ना। अब उससे बोले कि भाई यहां से उठ के आपको ये इतना काम करना है, 50 किलोमीटर जाना है बाई फुट, ठीक है, तो वो कंफर्टेबल सिचुएशन में है पहले से ही। तो वो क्या इस जो भी हमने उसको वर्क दिया है क्या उसको फॉलो करने की टेंडेंसी होगी कि उसको बोलेगा, कहीं ना कहीं वो मना कर देगा कि यार नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले से स्टेबल है, चेयर पे बैठा हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल है। हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ज्यादा स्टेबल होता है। और यही एक रीजन है कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन हटाना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। डिफिकल्ट मतलब क्या, कि यहां पे जो आप एनर्जी दोगे वो ये इस वाली एनर्जी से क्या रहेगी बच्चा? ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये एक हमने कॉन्सेप्ट देखा क्या, कि जनरली तो हम क्या देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो आप, जनरली आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चा? बढ़ती है। बट इसमें सर्टेन एक्सेप्शन भी अपने को याद रखने क्या, कि एक्सेप्शन यहाँ पे चेंज किया अपन ने कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा आयोनाइजेशन होती है नाइट्रोजन की। रीजन क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, और उसका हमने एक्सेप्शन भी देख लिया है। तो याद रखेंगे इस एक्सेप्शन को, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी। बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम। देखो एटॉमिक रेडियस में भी अपन ने यही देखा था कि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमने देखा, लेफ्ट टू राइट देख लिया। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम की। ठीक है, जैसे कि हम ले लिया है क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। टॉप टू बॉटम जा रहे हो। अच्छा, टॉप टू बॉटम पे इसका कॉन्फ़िगरेशन शायद अपन फर्स्ट क्लास में देखे थे कि इसका जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 और 6s1। ठीक है, अच्छा मैं शायद ये भी आपको बताया था थोड़ा सा शॉर्ट में कि ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है उसके साइज को, कि हमारे पास जो ये इसको नंबर को बोलते हैं n। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको बच्चा? साइज को, कि अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यहाँ पे खुद से समझता हूं, हमारे पास एक ये कोई एटम है और हमारे पास ये कोई एक एटम है। ठीक है, ऑल्दो परफेक्टली सर्कुलर नहीं है बट फिर भी मान लिया है। अब यहाँ पे इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना सा डिस्टेंस है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा क्या है? इसमें ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पे खुद से सोच सकते हैं क्या, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होता रहेगा बच्चा? कम। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या होता रहेगा? कम। तो ये वाला जो अट्रैक्शन है इस
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो वीक है, और यहां पे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। अगर ज्यादा अट्रैक्शन है, अगर इन दोनों के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है तो इस अट्रैक्शन को, और हमें आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या था, देखो आयनाइजेशन एनर्जी में अपन यही तो देख रहे थे कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने को बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और तो यहां पर हम लिख सकते हैं मोर द अट्रैक्शन मोर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पर डिस्टेंस बढ़ गया तो लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन मींस क्या, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तो टॉप टू बॉटम देखो अभी फाइनली क्या कि ये नंबर बढ़ रहा है हमारे पास, टॉप टू बॉटम अगर हम देख पा रहे हैं तो ये वाला जो नंबर है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो कम अट्रैक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, अगर अट्रैक्शन कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो फाइनली अपन बोल सकते हैं क्या कि अगर टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चा, कम होती रहेगी। तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं इस तरह से कि टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी इस तरह से डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे किसी को कोई डाउट है? आई होप नॉट, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है क्योंकि साइज डिक्रीज होगा, या जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा, टॉप टू अगर हम बॉटम जा रहे हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। उसमें हमने एक्सेप्शन देखा था क्या कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का, और यहां पे भी अपन एक्सेप्शन देख सकते हैं कौन से, अपन ने जो एटॉमिक रेडियस में जो एक्सेप्शन देखे थे, ठीक है, कि जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम की अगर बात किए थे अपन ने कि यहां से यहां पे जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो बताओ साइज क्या होता है, जनरली बढ़ता है। साइज टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज जनरली क्या होता है, बढ़ता है। बट ये क्या ट्रेंड यहाँ पे फॉलो किया था क्या अपन ने, नहीं। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि डी ऑर्बिटल की फीलिंग हो जाती है, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग क्या होता है, पुअर। तो यहाँ पे इसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है गैलियम से, गैलियम का किससे, एल्यूमिनियम से, ठीक है। ये तो हमने लिखा है यहाँ पे साइज। अब यहाँ पे रिलेट कर लेते क्या बच्चा, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, इसी कॉन्सेप्ट में। अब देखो टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं, टॉप टू अगर बॉटम हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, बोरोन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, इस तरह से आना चाहिए था, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या देखें कि इन दोनों में अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं एल्यूमिनियम और गैलियम में, ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, तो हमारा आंसर होगा एल्यूमिनियम का नहीं, गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। और इसका रीजन खुद से सोच सकते हो, कैसे कि गैलियम में कितने हमारे पास गैलियम में हमारे पास कितने प्रोटॉन है बच्चा, गैलियम में हमारे पास कितने प्रोटॉन है, तो आप बोलोगे कि सर गैलियम में 31 प्रोटॉन, एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन है बच्चा, 13 प्रोटॉन, और दोनों की साइज हम बता रहे ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑल्दो थोड़ी सी इसकी ज्यादा होती है किसकी, एल्यूमिनियम की, बट हम बताते हैं ऑलमोस्ट इक्वल ही है ना। ऑलमोस्ट इक्वल वाला केस लेता हूं मैं यहाँ पे। तो हमने बोला कि ये तो गैलियम का साइज है और यही साइज ऑलमोस्ट साइज है एल्यूमिनियम का, है ना। अब इसमें तो 31 प्लस चार्ज है सेंटर पे, और इसमें 13 प्लस चार्ज है सेंटर पे, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है, कहां पे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अब बोलो ज्यादा अट्रैक्शन कहां पे होगा, तो यहां पे 31 प्लस चार्ज है, ज्यादा प्लस चार्ज मतलब ज्यादा अट्रैक्शन। और दूसरी बात, यहां पे साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं, तो साइज वाला फैक्टर तो अपन ने हटा ही दिया। तो हम देख लेंगे यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। जितना ज्यादा अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फाइनली अपन बोल सकते हैं यहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो किसका ज्यादा रहेगा बच्चा, गैलियम का ज्यादा रहेगा, किससे, एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो जो भी हमने साइज वाले एक्सेप्शन वहां पे देखे थे उन्हीं को यहां पे भी अपन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। कि अगर साइज नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी वहां पे बढ़ेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया।
तो अभी तक हमने देखो क्या क्या स्टडी कर लिया है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चा, बढ़ेगी। और अगर टॉप टू बॉटम आप पीरियोडिक टेबल में जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, इसके भी कुछ एक्सेप्शन। इसके एक्सेप्शन तो अपन ने देखा हाफ फील्ड और फुल फील्ड और बाइटल के बेसिस पे, और यहाँ पे एक्सेप्शन अपन ने देखा रिलेटिव साइज के बेसिस पे। ठीक है, तो एक तो ये जनरली क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। दूसरा, इसमें एक दूसरी तरह के अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आजकल, जो कि जेई में पूछा भी, एक्चुअली इस ईयर भी पूछा है जेई में। ठीक है, तो किस तरह के कॉन्सेप्ट यहां पे है समझते हैं। हमसे पूछा जाता है क्या कि इनमें से कौन सा करेक्ट है ऑप्शन, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1 मैग्नीशियम। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है कुछ इस तरह का, इसको रिवर्स कर देते जस्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं कि जो है आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ द सोडियम इज लेस देन द आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब इनसे बोला है मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है, चलेगा। अब समझते हैं आयोनाइजेशन 1 और 2, यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे नए से, तो इनको समझाते थे पहले। तो जैसे कि हमने लिया बच्चा मैग्नीशियम, हमने क्या लिया, Mg। अच्छा, Mg का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 12। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो वो लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 3s2। तो अगर हमने Mg से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो Mg कहां पे जाएगा, आपने बोलो, Mg+1 में। Mg अपने कहां पे जाएगा, Mg+1 में। ओके, तो जब फर्स्ट आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। और जब सेकंड आप टाइम में आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो क्या बन गया हमारे पास, Mg+2। ठीक है, अच्छा, जब 3s से इलेक्ट्रॉन चले गया 3s2 से, तो इलेक्ट्रॉन अभी कहां पे है, 3s1 में है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो कहां पे चले जाएंगे अपन, 2p6। ओके, दूसरा, अगर हम सोडियम से इलेक्ट्रॉन हटाया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सोडियम इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है बोलो, 3s1 में, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अपन। अगर सोडियम से जैसे आपने इलेक्ट्रॉन हटाया तो बन गया सोडियम प्लस, सोडियम से आप एक और इलेक्ट्रॉन हटाना चाह रहे हो तो बनेगा सोडियम+2। बट यहां पे एक बात ध्यान देना कि यहां पे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहां से जाएगा, अभी 2p से। कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चा, 2p से। ठीक है, क्योंकि सोडियम का एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया भी रहे। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है ये 1s2 2s2 2p6 3s1। ये तो होता है सोडियम का, और मैग्नीशियम का भी सेम रहेगा, बट मैग्नीशियम में यहाँ पे क्या होता है 3s2। बस इतना सा फर्क है ना। अभी फाइनली समझना क्वेश्चन को। तो यहां पे देखो, अभी अभी हमने एक पॉइंट देखा है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सोडियम तो यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो मैग्नीशियम की क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी सोडियम से। ये तो हम पढ़ भी चुके हैं, तो ये तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं क्या कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की ज्यादा होगी, किससे, मैग्नीशियम से। तो बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन आप हटा रहे हो तो Mg1 से कहां पे जाएगा, Mg+2 में। एक और इलेक्ट्रॉन हटा रहे ना। उसी तरह से सोडियम ने आपने इलेक्ट्रॉन हटाया तो सोडियम प्लस से कहां पे जाएगा, सोडियम+2 में। ठीक है, बट यहां पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो कहां से जा रहा है बच्चा, 3s से। और इसमें जब इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो कहां से जा रहा है, 2p से। यानी कि इसमें जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने हटाया तो ये थर्ड जो शेल है ना वही हट गया पूरा का पूरा। यानी कि हम कहां पे आ गए, सेकंड शेल में आ गए। अच्छा, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता था बोलो, मैं शायद बताया भी हूं आज भी। ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है बोलो, साइज को।
तो यहां पे पहले भी 3 था, जब सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो पहले उसके तब भी 3 है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटा रहे तब भी थर्ड शेल से जा रहा है। बट यहां पे जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटाया और अब आप अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो सोडियम में तो सेकेंड शेल से जाएगा। सेकेंड शेल का मतलब क्या कि यहां ये तो मान लो हमारे पास थर्ड शेल का डिस्टेंस है, यहां पे तो हमने मान लिया थर्ड शेल है, तो सेकेंड शेल रहेगा कहीं यहां पे। तो यहां पे देखो ना, सेकेंड शेल मतलब क्या, न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गया है। न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गया मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा, ज्यादा अट्रैक्शन। तो यहां पे उस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना भी है तो एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी काफी ज्यादा होगी। और यही एक रीजन है क्या कि अगर मैग्नीशियम और सोडियम में कंपेयर करें, इसका आयनाइजेशन एनर्जी 2 और इसका आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो ज्यादा कहां पे होगी बच्चा, सोडियम में। क्यों? क्योंकि यहां पे जब इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो एक लोअर शेल से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा होता है किससे, मैग्नीशियम के आयनाइजेशन एनर्जी 2 से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं अभी तक नीट में एज वेल एज जेईई में। ठीक है, अच्छा एक लास्ट तरह का यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ओके, जैसे कि हमारे पास सर्टेन आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज गिवन है ना। आयनाइजेशन एनर्जी लेट्स सपोज 100 कैलोरीज, यहाँ पे रैंडम वैल्यू ले रहे हैं कि ये 100 कैलोरीज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 कितना है, लेट्स सपोज 600 कैलोरीज। और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड कितना है, लेट्स सपोज 10,000 कैलोरीज। ठीक है, कितना हो गया, 10,000 या 60,000 कुछ भी ले लो। ठीक है, ले लिया। ओके, अब हमसे पूछा है कि इस तरह की आयोनाइजेशन एनर्जी कोई हमारे पास जो एटम है या जो कोई एलिमेंट है एक्स, उसके लिए इस तरह की आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो आपको बताना है इस एक्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि ये जो एलिमेंट है कहां पे बिलोंग करेगा। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन अब पूछ सकते हैं अपन से। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो मैं ये पहले समझा देता हूं क्या कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सक्सेसिव का मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटा दिया, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन हटा दिया, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन आपने हटाया, तो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा बढ़ती हुई रहेगी। ऑलवेज लिख सकते हैं यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं ऑलवेज, क्या कि किसी भी एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा रहेगी आयनाइजेशन एनर्जी 1 से, या जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 की वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 से। ये तो हुआ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग। और इसका रीजन भी आप समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी एटम हमने लिया है, ठीक है, तो एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी 2 का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन आप पहले से हटा चुके हो उसमें, तो प्रोटॉन तो उतने ही रहे, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होंगे, पास आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस के पास आते रहेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कम हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्या कि जैसे जैसे आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को हटाते रहोगे, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो न्यूक्लियस के पास आते रहेंगे। एटम मतलब सिकुड़ता रहेगा, हिंदी में बोले तो एटम क्या होगा, सिकुड़ता रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो जैसे जैसे साइज कम होता रहेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, अब इसमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे देख भी सकते हो 1 फिर 2 फिर 3 वैल्यू बढ़ रही है, बट यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ पे तो एनर्जी डिफरेंस कुछ है लगभग 500 कैलोरीज का, बट यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा है बच्चा। ठीक है, 9,400 कैलोरीज का। तो यहां पे भी एनर्जी डिफरेंस है, यहां पे भी एनर्जी डिफरेंस है, बट ये जो एनर्जी डिफरेंस है, यहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू दिस वन। यानी कि बढ़ना तो चाहिए था ऑब्वियसली, बट ये जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इसकी तो बहुत ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू 1 and 2। तो यहां पे अपने को इसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। यहां पे समझना, जैसे कि हम इस तरह के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे
कि हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद एक लार्ज डिफरेंस आपको दिख रहा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद लार्ज डिफरेंस दिख रहा है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, यानी कि इस एलिमेंट में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, 2। समझाता हूं कैसे। जैसे कि मान भी लिया है अपन ने मैग्नीशियम है, हमने क्या ले लिया बच्चा, मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ ये, ठीक है। अब मैग्नीशियम से जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो गया Mg1 पे, कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा बोलो, 3s से, 3s से कहां पे चलेगा, 3s1 पे आ गए। अब एक और इलेक्ट्रॉन आपको हटाना है तो ये कहां पे चले जाएगा, Mg+2 में, ठीक है। यहां पे एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 2, इस वाले को एनर्जी को क्या बोला, आयनाइजेशन एनर्जी 1। 3s से इलेक्ट्रॉन चलेगा खाली, अब जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां पे, 2p से। तो अगर आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बच्चा, 2p से। अब यहां पे देखो ये n जो 3 और 2 रिप्रेजेंट करता है किसको, साइज को। तो पहले तो n की वैल्यू 3 है जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटाया, बाद में भी जब सेकंड इलेक्ट्रॉन बैठा रहे हो तब भी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। बट अगर थर्ड आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। n की वैल्यू 2 मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गई है इलेक्ट्रॉन, है ना। 2p तो बच्चा यहां पे होगा, जैसे हमारे न्यूक्लियस हो गया, यहां पे तो हो गया 2p और यहां पे हो गया क्या है, 3s। तो 2p यानी कि न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन आप हटाना चाह रहे हो, न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन हटाना चाह रहे हो अभी, 2p। 3s से मतलब किसी एक डिस्टेंस से आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, 3s मतलब किसी एक डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गए। अच्छा, दूसरी बात यहां पे ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहां पे भी 12, इसमें प्रोटॉन है 12, अभी भी इसमें 12 प्रोटॉन है, क्योंकि आप प्रोटॉन को कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हो। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही ये होता है ना कि आप लगातार इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हो 1 by 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहे, बट जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आप हटाओगे तो जाएगा सेकंड शेल से, सेकंड शेल आ जाता है न्यूक्लियस के ज्यादा पास, ज्यादा अट्रैक्शन और ज्यादा अट्रैक्शन। और यही एक रीजन है क्या कि जब थर्ड आप इलेक्ट्रॉन हटाने की कोशिश करोगे, दैट इज नोन एज व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी 3, तो यहां पे एक बहुत ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको कभी भी इस तरह से वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी इस बार भी जेई में, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कहां पे एक सडन चेंज आ रहा है, कहां पे एक सडन अ लार्ज चेंज आ रहा है, ठीक है, अ लार्ज डिफरेंस किसमें, आयनाइजेशन एनर्जी में। और जो डिफरेंस आएगा तो उसके बेसिस पे अपन बता देंगे कि सेकंड के बाद डिफरेंस आ रहा है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, 2। और वैलेंस शेल के बेसिस पे अपन बता देंगे कि ये तो जो है अल्काइली अर्थ मेटल का ही कोई एक एलिमेंट रहा होगा, हो सकता है बेरिलियम हो सकता है मैग्नीशियम हो, बट अपन ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये एलिमेंट कहां किसका होगा, अल्काइली अर्थ मेटल का एक एलिमेंट रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट द व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने यहां पे देखा, फाइनल इसको समराइज कर देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, हमने आज क्या पढ़ा अभी तक बच्चा, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कि हमारे पास किसी भी एटम से जब किसी आयन का फॉर्मेशन कर रहे हो तो वहां पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। जरूरी नहीं है हमेशा एटम हो, क्योंकि आयन से भी अपन इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं ना, तो ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है, बट हम इतना बोलेंगे कि हमारे पास किसी भी स्पीसीज से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, किसी भी स्पीसीज से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहां पे इंक्रीज होगी। कि क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। बट इसका भी हमें एक्सेप्शन याद रखना है, सेकंड पॉइंट का भी, क्या कि ये ऑर्डर हम फॉलो नहीं करते अगर हमारे पास क्या हो जाए, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, अगर या तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड हमारे पास क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन हो, तो इस ट्रेंड को फॉलो हम नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल तो इसका देख ही चुके अपन, कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे हमने लिया है क्या, बेरिलियम कार्बन, बेरिलियम बोरोन कार्बन,
ठीक है, इन तीनों को अरेंज करना विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे भी देखो हम लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहे हैं, यहाँ पे भी हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, इस तरह से आना चाहिए था वर्ड, मतलब सीक्वेंस, बट ये सीक्वेंस आता है क्या, नहीं। अब इसका भी रीजन क्या है बोलो, खुद से आंसर करेंगे क्या? यहाँ पे देखेंगे अपन कि जो बेरिलियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S2, और जो बोरोन है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है P1। अब S तो पूरा भरा हुआ है, S की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 की, और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो बेरिलियम है ये तो फुलफिल्ड है, और जो बोरोन में इलेक्ट्रॉन कहां पे, P में है। तो अब P में मतलब कितना, ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन पता है ना, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो इसमें P की कैपेसिटी होती है 6 की, तो 6 है क्या, नहीं। क्या हाफ 3 है क्या, नहीं। तो ना तो ये हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, बस इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो फुल फिल्ड है, ये ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या कि बेरिलियम और बोरोन में एक्चुअली बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, बाकी सेम रहेगा, मतलब कार्बन यहीं पे रहेगा और लिथियम यहीं पे रहेगा, इनको कोई डिस्टर्ब अपन ने नहीं किया है। अच्छा बच्चे मेरे से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर यहां पे भी तो फुल हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो सर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो हाफ फील्ड को कभी फुल फील्ड से रिलेट नहीं करते कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों को तो रिलेट करना ही नहीं है, तो हमें तो नॉर्मल ट्रेंड देखूंगा कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लिथियम और बेरिलियम में ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम की होगी लिथियम से, बेरिलियम की किससे होगी, लिथियम से। बट इन दोनों में हमने देख लिया कि बोरोन की कम होती है किससे, बेरिलियम से। क्यों, यहां पे ये फुल फील्ड है और ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, ठीक है। तो ये तो मैंने 2 एग्जांपल खुद से लिए है ना। अब एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब वो आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए बच्चा, और यही तो एक रीजन है, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने क्या लिखा था, पीरियोडिसिटी का क्या मतलब समझा था अपन ने। पीरियोडिसिटी में हमने लिखा था कि किस तरह से जब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो किस तरह से वहां पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, और ये जो चेंजेस है उसमें एक रेगुलर ट्रेंड रहेगा। रेगुलर ट्रेंड देख भी सकते हैं अपन कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला है यहाँ पे, पीरियोडिसिटी इन आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपका और पीरियोडिसिटी किस पे डिपेंड करी, उसके एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर या हम बोले कॉन्फ़िगरेशन पे। तो आपका ये काम भी रहेगा, होमवर्क भी रहेगा क्या कि आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फैमिली वाइज अपन उनको याद कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी जरूरत पड़ेगी अपने को कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर लेक्चर में हम कॉन्फ़िगरेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके। फिलहाल ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अपन ने देखा, इसमें क्या टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो साइज क्या होता है, सॉरी हाँ, साइज अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन अपन ने देखा, ठीक है। तो जो रेडियस वाले एक्सेप्शन थे उनको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट में और डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट, अच्छा आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्या, कि जो सोलर पैनल होते हैं, जो भी सोलर आपने पैनल यूज किया है उसमें हम अल्काइली मेटल क्यों यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीजियम वगैरह या पोटेशियम हम क्यों यूज करते हैं, कि वाई सीजियम और पोटेशियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोलर पैनल, ठीक है। कि जो सोलर पैनल हम बना रहे हैं वहां पे सीजियम और पोटेशियम हम क्यों यूज करते हैं। तो बहुत ज्यादा इसका जो ढंग से मैकेनिज्म है, किस तरह से सोलर जो हमारा पैनल है वो काम करता है। होता क्या है जनरली कि हमारे पास जो सन लाइट है, जो सन का एनर्जी है, वो हमारे सोलर पैनल पे फोकस करेंगे, उसको पास करेंगे,
और यहाँ पे हमारे पास जो भी मेटल है ना बच्चा, जिस भी मेटल यहाँ पे आपने यूज किया है उस मेटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री होके उनको हमने एक सर्किट में ले लिया, और जैसे ही सर्किट में लिया है तो वहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिसिटी को बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो एक्चुअली हुआ क्या कि जो सनलाइट को आपने फोकस किया है सोलर पैनल पे, तो ये एक एनर्जी है ना, ये क्या है, एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी कहां आ गई, एज अ क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। कि हमारे पास आपने क्या लिया, सीजियम या पोटेशियम का जो एटम लिया है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। कैसे फ्री हो गया, उसने एनर्जी एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे फ्री हुआ वो इलेक्ट्रॉन पास हुआ किसी सर्किट से, सर्किट से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, इसका डिटेल मैकेनिज्म तो अपन पढ़ते हैं कहां पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, जो आइंस्टाइन ने दिया है। बट फिलहाल हमारा क्वेश्चन वो नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसका मैकेनिज्म पे अपन काम नहीं कर रहे। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है क्या, कि पोटेशियम या सीजियम अपन क्यों यूज करते हैं जनरली, जैसे कि हमारे पास कॉपर क्यों यूज नहीं कर लिया, या आयरन क्यों यूज नहीं कर लिया सोलर पैनल में। तो इसका आंसर हम देंगे कुछ इस तरह से, एक बार खुद से सोचेंगे क्या, 30 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूं आपको। बोलो, किसी ने सोचा अभी तक? थर्टी सेकेंड, 10 सेकेंड रिमेनिंग है शायद अराउंड। तो देखो होगा क्या, एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल का एक रफ डायग्राम बना लेते अपन। अगर यहां पे अब बताना, अभी अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर हम क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इधर तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही है। टॉप टू अगर बॉटम जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्या, कम। तो पहले इतना समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, तो इन ग्रुप में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो, लिथियम, बेरिलियम, अभी अभी अपन ने देखा भी ना, बोरोन, कार्बन, तो इधर जैसे जैसे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होगी, पहला पॉइंट। ठीक है, तो हम आ गए कि ये जो है फर्स्ट ग्रुप, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है, यहां तक समझ गए। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अगर हम कहां पे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलो बढ़ती है कि कम होती है। तो आप बोलोगे कि सर टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब ये हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, कि सीजियम हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हो गया जिसकी आयनाइजेशन, एक्चुअली इससे भी नीचे तो कौन आता है, फ्रेंशियम आता है, बट वो अपने आप में क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो वो इसलिए हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि सीजियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं क्या। इन सब ग्रुप में इसकी कम, ग्रुप की, और इस ग्रुप में भी अगर हम बात करें अल्काइली मेटल वाले में, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यानी कि इन सभी में सबसे कम किसकी, सीजियम की। और यही एक रीजन हो गया क्या, आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा था कि जो सोलर हमारे पास पैनल है, वहां पे आपने सीजियम या पोटेशियम क्यों यूज किया है। तो उसका रीजन समझ में आया क्या, कि एक्चुअली होता क्या है कि सन की एनर्जी यूज हो जाएगी एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है किसी एलिमेंट की, तो मतलब थोड़ी बहुत भी सन एनर्जी मिला, जैसे ही सन एनर्जी हिट करेगी एटम को, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो गया। तो इस तरह के हम यहाँ पे मेटल्स लेंगे जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत कम। तो समझ गए यहाँ पे फाइनली कि क्यों हम जो है सीजियम या पोटेशियम यूज करेंगे इन अ सोलर पैनल। ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चा, क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे पीरियोडिसिटी हम देख चुके हैं किसमें, एटॉमिक रेडियस में एज वेल एज आयोनाइजेशन एनर्जी में। द रिमेनिंग
पीरियोडिसिटी अपन देखेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कोई भी इससे रिलेटेड अगर डाउट होता है सो यू कैन आस्क। ओके, सो थैंक यू। ओके।